हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को और इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो देखते हैं सबसे पहले माइनर्स की डेफिनेशन को। माइनर्स होता किसका है? माइनर्स और कोफैक्टर ये दोनों ही एलिमेंट्स के होते हैं। कौन से एलिमेंट्स? जो भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स होंगे उन्हीं के माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए जाएंगे। ठीक है, तो माइनस ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट aij लाइज। तो इसका मतलब समझते हैं क्या है। किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का अगर हमें माइनर फाइंड करना है तो एलिमेंट के माइनर्स को mij से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस डिटर्मिनेंट में अगर हमें इस 2 का माइनर फाइंड करना है तो हम देखेंगे 2 की पोजीशन क्या है। 2 की पोजीशन है ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे m। फर्स्ट रो हो गई और सेकंड कॉलम हो गया, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 1 2 और ये माइनर कहलाएगा m12। ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो उसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो फाइनली माइनर क्या होता है? किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट आएगा उन रो और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे या हाइड कर देंगे और बाकी जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट बचेगी उसको हम लिख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो माइनर्स को एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक डिटर्मिनेंट ले लिया है, एग्जांपल में एक डिटर्मिनेंट हमें गिवन है और इस डिटर्मिनेंट के सारे माइनर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। माइनर्स किसके होते हैं? एलिमेंट्स के होते हैं, तो जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनर्स होंगे। तो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 यहाँ पर माइनर्स निकल कर आएंगे। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि 1 है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि उसको हम जनरली aij बोलते हैं और जो 1 है उसकी पोजीशन हो जाएगी a11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो सबसे पहले माइनर फाइंड करते हैं फर्स्ट एलिमेंट का 1 का। तो माइनर ऑफ 1 इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m11 से, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो mij इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है और i होता है रोज और j होता है कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट नंबर की रो है और फर्स्ट नंबर का ही कॉलम है, तो यहाँ पर m11 लिख दिया जाएगा। तो इसको हम m11 से रिप्रेजेंट किया है और m11 का मतलब हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1 के माइनर को, तो उससे एसोसिएटेड रो एंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो हो गया और फर्स्ट कॉलम हो गया, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको हम इस तरह से लिख देंगे 5 6 8 9 एलिमेंट्स, और इसको जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो सिंपल है, करना हमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट, माइनर ऑफ 2, हमें अगर 2 का माइनर फाइंड करना है, इस वाले 2 का माइनर फाइंड करना है, तो हम देखेंगे इस 2 की पोजीशन क्या है। तो 2 की पोजीशन क्या है? ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट रो 2 किस रो किस कॉलम में आ रहा है। तो 2 यहाँ पर फर्स्ट वाली रो में आ रहा है और सेकंड वाले कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी m12। तो यहीं पर हमने m12 लिख दिया है। तो फर्स्ट रो को हाइड किया और सेकंड कॉलम को हाइड किया, यानी कि दोनों को डिलीट कर दिया। अब जो एलिमेंट्स बचेंगे उनको डिटर्मिनेंट में हम लिख देंगे 4 6 7 9। ठीक है, वो ये आ गए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने सॉल्व किया तो वो इतना आया। एंड नेक्स्ट है, हम इस 3 का माइनर फाइंड आउट करेंगे। तो 3 का माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले इसकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी m। फर्स्ट रो का हम देखेंगे कि 3, ये वाला 3 ये किस रो और किस कॉलम में लाई कर रहा है। तो ये फर्स्ट वाली रो में लाई कर रहा है और थर्ड वाले कॉलम में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट वाली रो हो गई, ठीक है, और थर्ड वाला कॉलम हो गया। तो m13 हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया m13 से। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया,
जो एलिमेंट्स बचे उसको हमने डिटर्मिनेंट बना के लिखा और सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर -3 3 का माइनर हो जाएगा। इसी तरह से ये सब माइनर निकलते जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट जो कि हमारा 4 है। इस 4 का हमें माइनर फाइंड करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि 4 की पोजीशन क्या है, 4 किस रो और किस कॉलम में लाई कर रहा है। तो 4 देखेंगे तो ये इस बार सेकंड वाले रो में लाई कर रहा है और फर्स्ट वाले कॉलम में लाई कर रहा है। तो हम इसको डिलीट कर देंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को। तो सेकंड रो कौन सी, रो को हम पहले लिखते हैं, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसकी पोजीशन हो गई M21। तो इसीलिए यहाँ पर हमने M21 लिख लिया। तो माइनर ऑफ 4 को हम M21 से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद जो एलिमेंट्स ये बचे हैं 2, 3, 8, 9 उनको हम यहाँ पर लिख देंगे डिटर्मिनेंट बनाकर और डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये इस तरह से ये माइनर्स निकल रहे हैं, -3, 4, -3 एंड 6 ये सब हमारे माइनर्स निकलते जाएंगे और हर एक एलिमेंट के माइनर हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे और भी एलिमेंट्स हैं उनके भी हम माइनर फाइंड कर सकते हैं। रिमार्क देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिमार्क है। हमें बस एक बात ध्यान रखनी होती है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n वेयर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब बस इतना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर, किसी भी डिटर्मिनेंट है उसके कोई भी एलिमेंट का अगर हम माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस माइनर का ऑर्डर क्या होगा। अगर ये जो डिटर्मिनेंट है इसका अगर ऑर्डर n ऑर्डर का कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, n ऑर्डर का कोई भी डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट्स का हम माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके एलिमेंट का माइनर का ऑर्डर क्या आएगा, उससे एक लेस आएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इस बात को कि कोई भी हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है वो n है। ठीक है, n बाई n का ये ऑर्डर का कोई एक डिटर्मिनेंट है और इसका हमें माइनर फाइंड करना है, इसके एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना है। तो एलिमेंट का जो माइनर आएगा वो हमेशा एक n, उसका ऑर्डर हमेशा n-1 रहेगा। ठीक है, n-1 यानी कि उससे एक लेस ऑर्डर आएगा। तो 2 होगा, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 है और उसके एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहे हैं तो उसके माइनर का जो ऑर्डर आएगा वो 1 ऑर्डर आएगा। ठीक, और अगर 3 है तो 2 आएगा, 2 है तो 1 आएगा और 1 हो नहीं सकता। ठीक है, तो बस यही था रिमार्क, हमें याद रखना है। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन पर आते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय कैपिटल Aij इज डिनोटेड बाय दिस। तो ये क्या है, Aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j Mij। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है माइनर्स एंड कोफैक्टर में। माइनर्स एंड कोफैक्टर में ये एक रिलेशन भी होता है और इसी तरह से हम कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी हमें कोफैक्टर को फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले हमें उसके माइनर्स को फाइंड आउट करना होगा एंड देन कोफैक्टर को। माइनस आ जाएंगे तो उसके बाद कोफैक्टर भी आ जाएंगे। तो माइनस और कोफैक्टर में ये रिलेशन होता है, इसको हमें याद रखना है। Aij इज इक्वल टू जो भी यहाँ पर i और j होगा उनका सम हो जाता है -1 की पावर में और यहाँ पर Mij यानी कि माइनर आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लिया है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो ये इस बार 2/2 की हमने एक डिटर्मिनेंट ले रखी है और इसका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी ये 2 की इसलिए ली है क्योंकि अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट ली थी और 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट जो हमने लिया था उसके बाद जो माइनर्स आ रहे थे तो माइनस का जो ऑर्डर आ रहा था वो 2 का आ रहा था क्योंकि हमने 3 का डिटर्मिनेंट लिया था। तो माइनर का ऑर्डर जो आ रहा था वो 2 का आ रहा था। अब यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट 2/2 का ले रखा है तो यहाँ पर जो माइनर आएगा उसका ऑर्डर केवल 1 होगा। तो देखते हैं, तो हम बात करें A11 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की 1 की, तो अगर हमें 1 का माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ A11 यानी कि 1 का माइनर फाइंड करने के लिए हम देखेंगे 1 की पोजीशन क्या है। तो 1
की पोजीशन है, वन किस रो और किस कॉलम में लाई कर रहा है। तो ये फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे M11। तो इसलिए हमने इसको M11 से रिप्रेजेंट किया है। अब जो एलिमेंट बचेगा उसको हम डिटर्मिनेंट बना के लिख देंगे। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसको मॉड मत समझिएगा, ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 की वैल्यू वही वैल्यू आ जाती है 3। तो कोफैक्टर ऑफ A11, तो अभी हमने माइनर फाइंड किया है, तो माइनर कितना आ गया है 3। अब जब हमें इस वन का हमने माइनर फाइंड कर लिया है, अब इस वन का हमें कोफैक्टर भी फाइंड करना है। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें इसी एलिमेंट का अगर हमें कोफैक्टर भी फाइंड करना होगा तो हम सिंपली उसमें ये वाला जो ऊपर रिलेशन दिया हुआ था इसको हम लगा देंगे। ठीक है, कौन सा, Aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J Mij। ठीक, तो कोफैक्टर ऑफ A11, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A11 से, और यहाँ पर जो भी इसके सबस्क्रिप्ट में जो भी होगा, जैसे 1 है तो -1 टू द पावर में उनका सम आ जाएगा। जैसे अगर ऊपर हमने देखा था जनरलाइज जब किया था उसको, तो Ij होता था तो -1 टू द पावर I प्लस J हो जाता था, और यहाँ पर M11 यानी कि Mij होता है तो M11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो -1 टू द पावर 1 + 1 यानी कि 2 इवन है, तो पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू, और M11 की वैल्यू ये 3 है, तो ये 3 यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे सेकंड वाले एलिमेंट का, यानी कि A12 का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले माइनर फाइंड करना है, तो हम माइनर फाइंड करेंगे A12 का। तो A12 हमारा कितना है -2, और इसका माइनर फाइंड करेंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, A12, तो A12 हम देखेंगे इसकी पोजीशन क्या है, ये किस रो किस कॉलम में आ रहा है। तो फर्स्ट रो में आ रहा है तो यहाँ पर 1 लिख लिया, और सेकंड वाले कॉलम में आ रहा है तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे M12 से, तो यहाँ पर हमने M12 लिख लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, जो एलिमेंट बचेगा वही हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, वही उसका माइनर होगा। तो इस तरह से कोफैक्टर ऑफ A12 को हमने A12 से रिप्रेजेंट किया, और -1 टू द पावर 1 + 2 आएगा, यहाँ पर 1 + 3 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, 1 + 3 लिख दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो भी ये 12 लिखा हुआ है A12, तो यहाँ पर -1 टू द पावर जब भी लिखना होता है तो यहाँ पर जैसे 12 है तो इसको 1 + 2 लिख देते हैं, उसके बीच में प्लस लगा देते हैं। यहाँ 1 + 3 लिख गया था गलती से, तो वहाँ पर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 1 + 2 यानी कि ये 3 हो जाएगा, तो -1 टू द पावर 3 यानी कि ऑड होगा, ऑड का मतलब माइनस आना है, और M12 की वैल्यू यहाँ पर 4 थी तो इसलिए -4 आएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने इस 4 का माइनर फाइंड किया, तो 4 की सबसे पहले पोजीशन देखेंगे, 4 किस पोजीशन पर है, किस रो और किस कॉलम में है। तो ये हम देखेंगे सेकंड वाले रो में है, तो यहाँ पर सेकंड रो लिख दिया, और फर्स्ट वाले कॉलम में है तो यहाँ पर 1 लिख दिया। तो इसको हम M21 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो M21 यहाँ लिख दिया, और जो बचेगा वही -2, तो ये माइनर हो गया इसका। एंड अब कोफैक्टर फाइंड करेंगे A21 का, तो यहाँ पर इसको हम A21 लिख देंगे। अब I की जगह 2 लिखना है और J की जगह 1 लिखना है, तो -1 टू द पावर 2 + 1 हो जाएगा। एंड M21 हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऊपर, तो माइनस, तो यहाँ से 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, तो -1 टू द पावर ऑड हो जाएगी, ऑड माइनस बन जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, +2। तो इसी तरह से हम माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लिया है। ठीक है, फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट दिस एंड वेरीफाई दिस। तो हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, हमें इस डिटर्मिनेंट के माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास, और इस डिटर्मिनेंट के हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले एलिमेंट का माइनर फाइंड किया है। फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का माइनर को हमने M11 से रिप्रेजेंट किया है। तो 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया,
और जो रिमेनिंग यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उनको हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिया। अब जैसे कि आप वही चीज़ क्लियर यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर 3/3 की डिटर्मिनेंट था, तो जो माइनर निकल कर आ रहा है वो 2/2 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया, ठीक, और ये आ गया है। अब हमने इसी 2 का हमने ये तो माइनर फाइंड कर लिया है। अब इस 2 का हमें कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। तो कोफैक्टर को हम यहाँ पर aij इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए i की जगह 1 हो गया और j की जगह भी 1 हो गया। और इसको फाइंड करने के लिए हम सिंपली वही काम करेंगे, -1 टू दी पावर में यहाँ पर जो भी लिखा हुआ होता है, जैसे 1 1 लिखा है तो हम उसको प्लस में कर देते हैं। ठीक है, i + j यानी कि 1 + 1 और m1 1। तो इस तरह से हमें एडजस्ट करना है, माइनस एंड कोफैक्टर्स का रिलेशन लगाना है। तो ये हमने लगाया और यहाँ पर 1 1 की वैल्यू जो थी m11 की वैल्यू -20 थी और यहाँ पर पावर में इवन आ गया है यानी कि पॉजिटिव आएगी, तो ये -2 यहाँ पर कोफैक्टर आ गया है। तो अब बात करते हैं अपने सेकेंड एलिमेंट के माइनर की। सेकेंड एलिमेंट है हमारा -3 यानी कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट, तो ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में आ रहा है, तो इसको हम m12 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये m12 12 का मतलब ये है कि ये 1 का मतलब है कि फर्स्ट रो का एलिमेंट है और 2 का मतलब ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो 3 हम देख रहे हैं कि 3 फर्स्ट वाली रो में आ रहा है और सेकंड वाले कॉलम में आ रहा है, तो इन दोनों को हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। तो वो जो एलिमेंट रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे उनको हम डिटर्मिनेंट बना के लिख देंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लेंगे जैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये माइनर निकल जाता है। अब माइनर जब निकल जाता है तो माइनर की हेल्प से हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे ये -3 का माइनर m12 होगा और -3 का कोफैक्टर a12 होगा। तो a12 फाइंड करने के लिए हमें वही करना है, -1 टू दी पावर में ये 12 है तो 1 + 2 कर देना है एंड m12 वही होता है जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था -46, तो ये -46 m12 की वैल्यू और -1 टू दी पावर 1 + 2 जो 3 आया था यानी कि ऑड आया था तो उसकी वजह से ये माइनस हो गया, तो ये फाइनली 46 हो गया। तो सिमिलरली इसके बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स के भी हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। सभी के हर एक एलिमेंट के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं और सेम एज वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने ऊपर सीखा है। अब इसमें जो एक दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि हमें एक रिलेशन गिवन था और उसको 0 के इक्वल प्रूफ करना था। तो वो रिलेशन जो था वो ये था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर a11 हमें पता है क्योंकि ये एलिमेंट होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो एलिमेंट होगा वो a11 होगा और a13 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी कि a13 का मतलब है ये कोफैक्टर है। तो ये एक एलिमेंट है जो स्मॉल से रिप्रेजेंटेशन होता है, स्मॉल aij, ये जो होता है ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और जो कैपिटल aij है ये कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है और mij ये माइनर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आपको समझ में आना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है a13 एलिमेंट है और ये कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर जितने भी थे हमने सारे के फाइंड आउट कर लिए हैं। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है। a11 का मतलब जो हमारा ऊपर डिटर्मिनेंट था उसमें जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट था वो वहाँ पर 2 था तो 2 लिख दिया। a31 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी थी यानी कि ये हमारा कोफैक्टर था। ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है, हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है और इसको फाइंड आउट कर लिया है, सॉल्व किया, तो ये 0 के इक्वल आ गया है। आगे चलते हैं, ये एक रिमार्क है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर एक इस टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, इसके जनरल एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं a11 a12 a13। ठीक है, इस तरह से ये एलिमेंट्स आ गए हैं और इसको हमने क्या किया, इसके एलिमेंट्स इसको हमने एक्सपेंड कर दिया R1 के अलॉन्ग, यानी कि रो 1 के अलॉन्ग हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ पर एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ किया है और एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट मेथड मैंने आपको करा रखा है, जो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी उसमें आपको करा रखा है। अगर आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डिटर्मिनेंट चैप्टर की फर्स्ट लेक्चर को आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो उस तरह से आपको वही मेथड यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो सिंपली जो वहाँ समझाया था सिंपली उसी को हमें R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देना है, तो उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया।
तो थोड़ा इसको हम ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे केयरफुली। इस वाले हमने A11 को यहाँ लिख दिया और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू M11 की वैल्यू होगी। और कैसे वैल्यू होगी M11 की? क्योंकि M11 क्या होगा, M11 होगा A11 का माइनर। A11 क्या है, A11 है ये, और इसका माइनर फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ही तो डिलीट करेंगे, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमें ये एलिमेंट मिलेंगे, और यही एलिमेंट तो यहाँ पर लिखे गए हैं, यानी कि ये फर्स्ट वाले एलिमेंट का माइनर है, यानी कि जो कि M11 है, ठीक है। और M11 के साथ में ये और लिखा गया है, यानी कि M11 और उसके साथ में ये -1 अगर आ जाएगा तो वही तो A11 होता है, ठीक है। A11 क्या होता है, A11 होता है -1 इंटू M11। तो यहाँ पर भी तो यही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर A11 लिख दिया। किसको लिखा है, इस वाली जो वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को, ठीक है, इसको छोड़ दिया है, A11 को छोड़ दिया और बची हुई वैल्यू को हमने A11 लिख दिया, कैपिटल A11 लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट सिमिलरली स्मॉल a12 को हमने यहाँ लिखा, और ये वाली जो वैल्यू है ये, इसको हमने A12 लिख दिया, कैपिटल A12 लिख दिया, ठीक। A12 कैपिटल A12 का मतलब ये कोफैक्टर है। कोफैक्टर है किसका, इसका, A12 का कोफैक्टर। और ये कैसे आएगा वो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि अगर हम A12 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा। तो ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, हमने इसको डिलीट किया, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं ये, तो ये वही तो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सेम, ठीक। यानी कि ये M12 ही तो लिखा हुआ है, और इसके साथ में ये इससे और मल्टीप्लाई हो रही है -1⁻1+2 से, तो ये -1⁻1+2, तो ये टोटल वैल्यू जो होगी वो A12 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। इसीलिए यहाँ पर A12 लिख दिया गया है। सिमिलरली हमने ये वाली तीसरी वाली टर्म भी लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हमें जो एक रिलेशन मिला है वो ये मिला है, तो यही हमें थोड़ा ध्यान रखना था, ठीक। क्या ध्यान रखना है, अगर A11 यानी कि ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वाला, और कैपिटल वाला कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर 1 1 होगा तो यहाँ भी 1 1 होगा, ये 1 2 होगा तो यहाँ भी 1 2 होगा, ये 1 3 है तो ये भी 1 3 है, और ये वैल्यू क्या देगा, ये डिटर्मिनेंट को कंप्लीट सॉल्व करके दे देगा। तो यहाँ से हमने आज एक बात समझी है कि जब भी हमें किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम कोफैक्टर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोफैक्टर क्या, जैसे कि यहाँ पर A जो आ रहा है ये कोफैक्टर ही है। कोफैक्टर अगर हमें पता चल जाएंगे तो कोफैक्टर की हेल्प से हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने एक और मेथड सीख लिया है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। जो पहला मेथड हमने सीखा था, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट से हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था, और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज़ लगा के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखा था। और तीसरा मेथड हम यहाँ पर ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोफैक्टर की हेल्प से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे और हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। एक्चुअली ये एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट वाला ही मेथड है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया है और कोफैक्टर बना दिया गया है। ये होता वो पहले वाला ही मेथड है एक तरह से। तो फाइनली अगर हम अपने कंक्लूज़न पर आए तो हम यहाँ पर अपना रिजल्ट ये पाएंगे। तो हमें बस ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि सम किसका, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स, कोफैक्टर्स। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जैसे कोई भी हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के हमने किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हमने ले लिया, तो सपोज दैट हमने फर्स्ट वाली रो को ले लिया, तो फर्स्ट वाली रो के एलिमेंट कुछ इस तरह के होंगे, A11, A12, A13। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई, अगर हम इनकी प्रोडक्ट किससे करें, इनके कोफैक्टर्स के साथ, A11, A12 और A13, इनके कोफैक्टर्स के साथ करें और उनको फिर ऐड कर दें, तो ये हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ भी 1 1 रहेगा, ये 1 2 होगा तो ये भी 1 2 रहेगा, ये 1 3 होगा तो ये भी 1 3 रहेगा। मतलब जो एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो भी एलिमेंट होंगे उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए,
और उनका जो सम होगा वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने ये बात ध्यान रखी है, तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर पढ़ लेनी है। आगे पढ़ते हैं एक और हाँ, एक चीज़ और है, एक पॉइंट और है, अगर वो डिफरेंट हुआ क्या, जैसे कि यहाँ पर a11 क्या स्मॉल a11 की मल्टीप्लाई कैपिटल A11 से हो रही है, मतलब यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट में है ये 11 सेम है, ये 12 तो ये भी 12, ये 13 तो ये भी 13। अगर यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है। कहने का मतलब अगर करस्पॉन्डिंग, अगर हमने किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से नहीं की, किसी और कोफैक्टर्स से कर दी, किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर्स से कर दी, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वो हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इफ़ द एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग नहीं है, ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, किसी और रो या किसी और कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उनका जो सम होगा, प्रोडक्ट का सम जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये बात सीख ली है। जैसे कि ये 1 1 है तो यहाँ पर 1 1 नहीं है, 2 1 हो गया। जैसे ये 1 2 है तो यहाँ पर 2 2, ये सब डिफरेंट है, तो उस केस में वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर सेम होगा, ठीक है, जैसे 1 1 है यहाँ भी 1 1 होता, सेम होता, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। अगर डिफरेंट हो रहा है तो वो 0 हो जाएगा। तो इसको हमने सीख लिया है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 को। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट दिस। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इससे पहले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है वो उसमें केवल माइनस एंड कोफैक्टर्स ही फाइंड आउट करना है। और तो सिंपली हमें, और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड करना है, तो सिंपली जैसे हमने अभी ऊपर सीखा था वैसे ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है। क्वेश्चन 4 समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन 3 आप सेल्फ कर लेंगे। तो उसको देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, यहाँ पर हमें कोफैक्टर्स को यूज़ करके डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है। ठीक है, और हम थर्ड वाले कॉलम को लेंगे, थर्ड वाले कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उसके कोफैक्टर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो भी हमें मेंशन कर दिया है कि किस कॉलम या किस रो के एलिमेंट्स को हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करके उसको यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड वाला कॉलम है हमारा ये, तो इन तीनों एलिमेंट्स के हमें कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेने हैं। तो देखते हैं, वी नो दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग फैक्टर। जो अभी प्रॉपर्टी हमने रिमार्क में अभी ऊपर पढ़ा था, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, उसको मेंशन किया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि थर्ड वाला कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, थर्ड वाले कॉलम में ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं। 3 की पोजीशन क्या होगी, तो इसकी पोजीशन होगी A1 3, इसकी पोजीशन होगी A2 3, और इसकी पोजीशन होगी A3 3। तो इन तीनों की पोजीशन हमने यहाँ लिख दी, A1 3, A2 3, A3 3, और इनका प्रोडक्ट करना है इन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ। जैसे A1 3 का कोफैक्टर कैपिटल A1 3, A2 3 इसके एलिमेंट का कोफैक्टर कैपिटल A2 3, A3 3 इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर जो होगा वो A3 3 होगा। तो इनका जो सम हो, प्रोडक्ट का जो सम होगा वही हमें डिटर्मिनेंट देगा। तो सिंपली अब वही काम किया है, जैसे हम फाइंड आउट करते हैं वैसे ही हमने फाइंड आउट किया है। तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर फाइंड करने, कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम माइनस को फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमें A13 फाइंड करना है, तो A13 को फाइंड करने के लिए, क्योंकि कोफैक्टर और माइनस में एक रिलेशन होता है, कोफैक्टर यानी कि कोफैक्टर फाइंड करने के लिए माइनस का पता होना जरूरी है। A13 फाइंड करने के लिए M13 को पता होना चाहिए। तो A13 को हमने सॉल्व किया, तो A13 का मतलब फर्स्ट वाला रो है, फर्स्ट वाली रो, थर्ड वाला कॉलम। तो ये एलिमेंट बचे, उसको हमने यहाँ लिखा, सॉल्व कर लिया। ठीक, और उसके बाद हमने A13 फाइंड किया। A13 कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली -1 टू दी पावर 1 + 3 और M13 ये रहा, और 1 + 3 पावर हो जाएगी इवन का मतलब पॉजिटिव, तो ये वैल्यू A13 की आ गई। सिमिलरली हमने A23 फाइंड किया। A23 कैसे फाइंड करेंगे,
A23 A23 है, यानी कि ये रहा A23। तो सेकंड रो को डिलीट करना है, थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। रिमेनिंग एलिमेंट 1x 1z, तो 1x 1z यहाँ लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। तो ये माइनर आ गया। जब ये आ जाता है तो उसके बाद हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो A23 कितना होगा, -1 टू द पावर, ये 2 3 है तो 2 + 3 हो जाएगा। और M23 हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, तो उसको सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर हमने M33 भी फाइंड कर लिया और A33 फाइंड कर लिया है। तो कोफैक्टर की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमने रिलेशन लिख दिया है, ये हम जानते हैं, और ये सारी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो जैसे कि हमने ये सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर दिया, एंड देन हमने इस सारी ब्रैकेट्स को भी ऑफ कर दिया। तो इस स्टेप में सारी ब्रैकेट्स को ऑफ कर दिया है, एंड देन अब क्या किया है, ठीक है, इस स्टेप में हमने कुछ कंबाइन कर लिए हैं, कुछ टर्म्स को साथ में अरेंज कर लिया है, जैसे कि कॉमन लेने में थोड़ा कन्वीनियंट होगा। जैसे x² हमने क्या किया, ये x² हमने यहाँ लिख दिया और ये एज इट इज़ रहा, ठीक, और ये एज इट इज़ यहाँ रखा, और xz² ये वाला यहाँ, और इन दोनों टर्म्स को एज इट इज़ रखा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट लगा दिया, उसको थोड़ा आगे पीछे लगा कर लिख दिया, जिससे कि हम थोड़ा कॉमन ले सकें ईजिली। एंड देन अब देखिए यहाँ पर z कॉमन आ रहा है ना, z कॉमन आ रहा है, यहाँ से z कॉमन लिया, यहाँ से z² कॉमन आ रहा है, यहाँ से z² कॉमन लिया, एंड यहाँ से xy कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से xy लिया। तो ये हमारी टर्म कंप्लीट हो गई है। एंड देन उसके बाद x² y² को, x² - y² को हमने आइडेंटिटी से यहाँ पर ओपन कर लिया है, इसको एज इट इज़ रखा, इसको एज इट इज़ रखा। एंड देन अब देखिए तीनों टर्म से हमने x - y को हमने कॉमन लिया है। तो यहाँ पर तो x - y बन रहा था, तो जो बचा वो ये लिख दिया। यहाँ y - x था, जबकि x - y कॉमन है तो एक माइनस का साइन क्रिएट हो जाएगा, तो -z² बच जाएगा, +z² है लेकिन -1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी y - x है, जबकि कॉमन x - y लिया है, तो एक माइनस का डिफरेंस आएगा, तो -xy लिख दिया। एंड देन नाउ अब हमने इसको अंदर सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया और थोड़ा सा अरेंज किया, सॉल्व किया, इनको साथ लिखा, ठीक है, एंड कॉमन लिया, जो कॉमन आ रहा था z कॉमन, यहाँ से y कॉमन, और फाइनली हमें एक रिलेशन मिल गया है जो कि ये आ रहा है। तो ये हमारा डिटरमिनेंट होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये ऑब्जेक्टिव, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी सा है, जो कि हमारा 1 मार्क्स में आ सकता है। जो 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे MCQs वाले, उसमें ये आ सकता है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। तो ये कोई डिटरमिनेंट है, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसके एक्चुअली 4 ऑप्शंस दे रखे थे, मैंने यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है केवल वही लिखा है। तो जो अदर 3 ऑप्शंस होंगे उनको आप देख लीजिएगा बुक से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है, किसी भी डिटरमिनेंट को जो हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द कोफैक्टर्स, तो वो क्या होगा, a11 यानी कि a11 की मल्टीप्लाई उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से, ठीक है। तो जो भी, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट वाली रो में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उनके कोफैक्टर्स के साथ की है, ठीक है, उनके कोफैक्टर्स के साथ की और उनको ऐड कर दिया, ये देखिए, तो वही हमारा डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन था, तो यही करेक्ट होगा। तो इसी के साथ ये आपके यहाँ पर 4.4 और ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।